सुप्रभात बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ है एक प्रश्न चार उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश। पेज नंबर 8। तो प्रश्न ही है ऐसा कि एक प्रश्न चार उत्तर, यानी कि प्रश्न एक है और उसके उत्तर 4 लोगों ने दिया है। कि लेखक को यह प्रश्न अधिकतर परेशान करता रहता है कि हमारे देश में एक से एक बड़े बड़े लोग आंदोलन होने के बावजूद भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न लेखक को अधिक परेशान कर रहा है। अवसर मिलने पर यह प्रश्न लेखक अपने विदेशी मित्रों से पूछते हैं और पूछने में किसी भी तरह से वो संकोच नहीं करते हैं और उनके पास से अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किस पाठ में लेखक के 4 विदेशी मित्र हैं और चारों जो हैं वो महानुभाव इस प्रश्न के उत्तर देने में थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन फिर भी लेखक उन चारों महानुभाव से प्रश्न के उत्तर लिए बिना उन्हें नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक जो हैं श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने महान साहित्यकार। उन्होंने अपनी लेखनी यानी लिखने के द्वारा राष्ट्रभक्ति अनेक देश के प्रति क्या है उनका बहुत बड़ा योगदान है कि देश को लेकर के हमेशा वो बहुत चिंतित रहते थे। संस्कृति उत्थान, सामाजिक उत्थान। संस्कृति का नहीं, यहाँ पर हमारा संस्कार, यानी कि जो हमारा संस्कार है उत्थान आने उसका क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति यानी विदेशी संस्कृति को उनका खान पान रीति रिवाज हम धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। सामाजिक उत्थान, अनेक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तो हमारा समाज क्या होगा, धीरे धीरे पिछड़ता चला जाएगा। तो लेखक ने अपने समय की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पर क्या किया है, प्रकाश डाला है यानी रोशनी डाली है। उनका जो रचनाएं हैं उसकी भाषा सरल और सहज है कि यानी कि आसानी से हम उसे पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उन्होंने निबंध लेख लिखा। संस्मरण यानी किसी की यादें उन्होंने लिखी है। जीवनी यानी किसी के जीवन के बारे में उन्होंने अपनी अच्छी कलम चलाई है यानी अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने छोटी छोटी बातों पर बहुत गहरा चिंतन व्यक्त किया है। तो देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का 4 महानुभावों ने अपने ढंग से कैसे उत्तर दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः यानी पूरी तरह से ईमानदारी, लगन एवं कर्तव्य के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों ने लेखक के प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इस पाठ में कि सबको ही कुछ न कुछ क्या है खपत होता है। खपत यानी धुन, बराबर। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज की क्या होती है, धुन होती है, पाने की इच्छा होती है या करने की इच्छा होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी कई बातों का क्या है, खपत है कि मुझे भी कई बातों जानने का क्या है, धुन सवार है मेरे ऊपर।
उनमें से एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, शाने अपने हृदय के निकट अनेक कोमल भाव से उन्हें अपना लेते हैं। साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। यानी लेखक का कहने का तात्पर्य है जो विदेशी लोग हैं वह लोग हमारे देश में काफी समय से रह रहे हैं, तो काफी समय से जो हमारे देश में रह रहे हैं तो हमारे देश के बारे में भी वो अनुभव प्राप्त काफी कर चुके होंगे। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, यानी किसी कारणवश जब उनकी मुलाकात लेखक की इन महान भावों के साथ होता है तो अपने प्रश्न को अधिकतर पूछ ही लेते हैं। आप कृपा कर यह बतलाएं कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, विशेष पुरुष कौन से? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान पुरुषों ने क्या किया? बड़े से बड़े आंदोलन चलाए। हमारे देश में दो तरह का आंदोलन हुए, एक हिंसा के मार्ग पर और दूसरा अहिंसा के मार्ग पर। जो गांधी जी थे वो गांधी जी क्या थे? वो प्रेम के मार्ग पर चले। और चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ये सभी क्रांतिकारी थे। यानी कि इन लोगों का कहने का यह मतलब था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़े बड़े पुरुषों ने क्या किया? आंदोलन किए, फिर भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। यानी कि देश वहीं का वहीं क्या है? रुका हुआ है, आगे विकसित हो पाया नहीं। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। यानी लेखक का कहने का मतलब यह है कि देश में बड़े बड़े से आंदोलन हुए और महान पुरुषों ने आंदोलन किए, लेकिन हमारा देश वहीं का वहीं है, आगे बढ़ पाया नहीं है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, चकित यानी अचंभित होते हैं। क्यों अचंभित होते हैं? क्योंकि देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए और देश उन्नति कर पाया नहीं। उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। कि जब लेखक उनसे प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर देने वो क्या करते हैं? संकोच आने शर्म महसूस करते हैं कि जिस देश में मैं रह रहा हूँ और उस देश के बारे में मैं किस तरह से अपने मुंह से खराब बोल सकूं। जिससे क्या मांगते हैं? क्षमा माफी मांग लेते, मुझे माफ कर देना। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। बाध्य ने उन्हें मैं विवश कर देता हूँ, उन्हें मैं मजबूर करता हूँ कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेखक ने 4 प्रश्न किए हुए हैं। अब लेखक पहले व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। पहला जो व्यक्ति है, मेरे पहले मित्र, एक वृद्ध ईसाई पादरी। पादरी यानी जिस तरह हम ब्राह्मणों में भी क्या होता, पंडित वगैरह होते हैं, वैसे ईसाई के पादरी यानी पुरोहित, उनसे मुलाकात लेखक की हुई। वे 36 यानी 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, यानी ईसाई मत यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने में उतना उन्होंने अपना योगदान, अपना समय नहीं दिया है। पर सपत्नीक यानी पत्नी के साथ, कि पति और पत्नी दोनों मिलकर के देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। कि हमारे भारत देश जो दरिद्र ने गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग जी रहे हैं, नर नारियों यानी पुरुष और स्त्री दोनों की सामाजिक सेवा में इन लोगों ने अपना योगदान दिया। किन लोगों ने दिया? जो वृद्ध ईसाई पादरी हैं, पति और पत्नी गरीबों की सेवा में वो लगे रहे।
मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। कि लेखक कह रहे हैं कि पति पत्नी दोनों समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जिससे मेरे मन में उनके लिए बड़ा मान और सम्मान है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। कि लेखक ने जब उनसे प्रश्न किया कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, तो उन्होंने थोड़े ही शब्दों में कह दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हो। यानी कि जो भी काम करने के लिए मिलता है या जो भी पदवी प्राप्त होती है, उस पदवी को, उस काम को अच्छी तरह से नहीं करते हैं मन लगा करके। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों क्या करते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करके दरखास्त देता है। दरखास्त यानी आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन देते हैं नौकरी के लिए, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ। विनय यानी नम्रता या प्रार्थना, बराबर। जब पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र जब लिखते हैं तो अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग उसमें करते हैं, प्रार्थना और नम्रता के साथ, सम्मान के साथ पत्र का आरंभ करते हैं। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि प्रतिज्ञा ने वादा कि यदि स्थान मिल जाएगा, स्थान आने अगर नौकरी मिल गई तो वह सदा अपने मालिक की शुभ कामना करेगा। यानी अगर उसे नौकरी प्राप्त होगी, जिस मालिक ने उससे नौकरी दिया है, काम पर रखा है, तो उसे उस व्यक्ति के क्या करेगा, हमेशा शुभ कामना करेगा, यानी उसका हमेशा अच्छा हो मेरे मालिक का। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। कि बता रहे हैं कि यहाँ पर जब उस व्यक्ति को काम मिल जाता है तो जीविका ने जिससे उनका पालन पोषण होता है, रोजी रोटी की कमाई होती है, बड़ा घर खर्च चलता है, कि जहां से उन्हें आमदनी प्राप्त हो रही है और वहीं से क्या करते हैं, वो खराब उसे समझने लग जाते हैं और अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। षड्यंत्र यानी साजिश। अगर उस स्थान पर उनको काम मिल गया तो अपने काम के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन वहां पर अपने साथियों, जब उनकी मित्रता लोगों के साथ हो जाती काम के स्थान पर, तो उस काम को बिगाड़ने के लिए क्या करते हैं, षड्यंत्र साजिश रचते हैं, बनाते हैं और मालिक के नाको दम कर डालता है। मुहावरा है नाको दम करना, यानी कि उस मालिक को क्या करते, इतना परेशान कर देते हैं। और देश में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं और दूसरे देश के लोग जो होते हैं वो लोग भी नौकरी के लिए आवेदन पत्र देते हैं, लेकिन वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। दूसरे देश के लोग जो आवेदन पत्र नौकरी के लिए देते हैं उनके पत्रों में बड़े बड़े शब्द नहीं होते हैं, सामान्य शब्द से वो पत्र, प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। यानी उन्हें जो काम मिलता है वह काम क्या करते हैं, उस काम को वो जी जान लगा करके काम करते हैं। उन्हें लगता है कि यह काम मेरा ही है और मेरी जिम्मेदारी बनती है और बहुत अच्छी तरीके से वह काम करते हैं। अब हम देखते हैं पैराग्राफ दूसरा। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। लेखक कह रहे हैं कि इस पादरी ने क्या बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है कि जब काम नहीं मिलता है तो बड़े बड़े दरखास्त, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और जब काम मिल जाता है, काम मिल जाने के बाद अपने मित्रों के साथ मिल करके उस मालिक के नाको दम कर देते हैं। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा, मुल्क यानी देश
कि जो परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है, अपने काम का गर्व करने का आदेश है कि हम जहाँ रहते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम पर क्या हमें गर्व, हमें नाज होना चाहिए। जात भेद इसी पर निर्भर करता है कि काम से पता चल जाता है कि आदमी की सोच कैसी है, और आदमी अमीर गरीब ऊंच नीच ये सब किसी पर निर्भर करता नहीं है। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है, कि जहाँ पर जाति भेद पर आदमी निर्भर करता है, तो दूसरा आदमी किसी अपने दूसरे जाति से वह अपना मान मर्यादा ने वो मुझे मान दे, सम्मान दे, वह कभी किसी से उम्मीद रखता नहीं है। लेकिन वह अपने जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जातियों के बीच में रहता है, जैसे पटेल हैं, शाह हैं, पटेल के बीच में रहेंगे। जो बहुत पैसे वाले पटेल हैं, वो क्या करेंगे, अपना स्थान अपने पटेलों के बीच में सबसे ऊंचा रखेंगे। जैसा हम लोग देखते हैं कि कुछ पटेल लोग विदेश जाते हैं और वहां से पैसा कमा करके आते हैं, और फिर जो गरीब बेचारे उनके सामने क्या होता है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। अब ये कहना चाह रहे हैं, यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। कौन करता है? बढ़ई यानी कि जो लकड़े की चीजें बनाता है, बराबर, कि जो भी उसकी रोजी रोटी है, लकड़े की चीजें बनाकर क्या करता है, अपनी जीविका चलाता है। अपने औजारों की और अपने दुकानदार, बराबर, बढ़ई जो भी औजार जो भी हथियार बनाता है वो, और दुकानदार अपनी बाहियों ने कि जब दिवाली आती है तो चौपड़ा पूजा होता है, बराबर। तो दुकानदार क्या करते हैं, अपने चौपड़े की पूजा करते हैं। वो चौपड़ा क्या है, उनकी रोजी रोटी है, और उसी में उनका पूरा हिसाब किताब होता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। कि लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि हम लंबी दास्ता ने लंबे समय से, बराबर, हम क्या हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो हम वो सब क्या करें, धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, कि हमें जो काम दिया गया है वो काम हम पूरा नहीं करते। दूसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें दखल अंदाजी करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हम उसको सिखाने लग जाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते हैं, कि जब व्यक्ति को कोई काम मिल जाता है, उस काम में उसको रुचि नहीं होती है, लेकिन करने के खातिर वो काम करता है, लेकिन बीच में क्या करता है, उस काम को वो छोड़ देता है। यानी उसका पहला भी काम नहीं पूरा हुआ, दूसरा जो काम उसने लिया वो भी काम उसका पूरा नहीं हुआ। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, और यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमें काम मिलता है उस काम को हम सही ढंग से नहीं करते हैं। काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो उस काम में हमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो सफलता नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, हम असफल हुए। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कौन? जो लोग काम में असफल हो जाते हैं। असफल हुए स्वाभाविक है, मन में तरह का दुख पैदा होता है, और घर के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उन्हें दुखी देख करके घर के लोग भी दुखी हो जाते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं। एक तो काम वो सही ढंग से नहीं करेंगे, और दूसरे अपने आप को क्या करेंगे, खराब करते रहेंगे। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो निठल्ला हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस तरह से अपने मन में कई तरह के खराब विचार लाया करते हैं, जिससे खुद परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। उसके बाद काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय। स्वधर्म ने अपना धर्म या कर्तव्य, बराबर। निधन श्रेय
यानी कि अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठ कर है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। यानी ईसाई पादरी ने यह समझाया है कि हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उस काम में गर्व नहीं लेते हैं। तो बच्चों, आज हम एक ही करेंगे, आने वाले समय में दूसरे वृद्ध सरकारी कर्मचारी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।